ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो टर्म बताया, दैट इज बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक फैक्टर, isn't it? Basicity is a thermodynamic factor or thermodynamically controlled factor, whatever you say. And nucleophilicity is what? Nucleophilicity is a kinetically controlled factor or a kinetic factor. Thermodynamic factor and kinetic factor. Now student, thermodynamics, you know thermodynamics deal with the stability. It deal with the stability. Whereas kinetics deal with the rate of reaction, isn't it? Kinetics deal with the rate of reaction. Now, अगर आप बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? अब स्टेबिलिटी किस टर्म में, मतलब बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं. सपोज आई हैव B माइनस एंड आई एम रिएक्टिंग इट विथ HX, है ना? आई एम रिएक्टिंग इट विथ HX. तो जब मैं HX से रिएक्ट करूंगा तो B माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, क्योंकि अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सो बेस कब बोलते हैं किसी एंटिटी को? व्हेन इट रिएक्ट विथ H+. So it will form a new compound called as BH and it will generate X minus, है ना? तो यहां पर B minus is acting as a base and HX is acting as an acid. A final product में BH will be called as what? B ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, बेस था, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं इसे क्या कहता हूं? कॉन्जुगेट एसिड, isn't it? और X माइनस को क्या कहेंगे स्टूडेंट? कॉन्जुगेट बेस. ये बात क्लियर है? अच्छा, एक आप देखो, रिएक्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एसिड बेस है और रिएक्शन के राइट हैंड साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी आपको एसिड बेस है. तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है. ओके, रिवर्सिबल हो सकता है. अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, ये कौन डिसाइड करने वाला है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, isn't it? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड करेगा कि in which direction it will go and what will be the extent of reaction, isn't it? तो स्टूडेंट, हमें यह पता है कि अगर एक बेस आपने स्ट्रांग लिया है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा होता है? if this is strong, this is what? its conjugate will be weak, है ना? अगर ये वीक है तो डेफिनेटली इट विल नॉट कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन. वीक एसिड मतलब उसके H+ जनरेट करने की टेंडेंसी कम होगी, है कि नहीं? तो अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके आने की टेंडेंसी कम होगी. सो कैन आई से ये मेजरमेंट कौन देगा कि कितना आगे बढ़ा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, isn't it? So can I say equilibrium constant will decide the extent of reaction, and this reaction will move forward to what extent, that will decide delta G for this reaction, है ना? You have already studied in chemical equilibrium कि there is a relationship between feasibility of reaction and equilibrium constant. तो अगर ये रिएक्शन ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है तो इस केस में फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ये रिएक्शन बहुत आगे बढ़ेगा एंड के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत हाई होगी. तो थर्मोडायनेमिकली बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक फैक्टर मींस व्हाट? Thermodynamically it is decided means it is decided by equilibrium constant of the reaction. कितनी आसानी से ये H+ निकाल सकता है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल है, that will decide कि आपका B- कितना स्ट्रॉन्ग बेस है. Is it clear? ये समझ में आ गया? Okay. Now nucleophilicity is a kinetic factor means what? अब समझो B- है and you are reacting it with an entity like this. And base क्या कर रहा है? Base is this B- is attacking on carbon atom and it is displacing X.
तो इस केस में आई विल से बिकॉज दिस B माइनस इज नॉट अटैकिंग ऑन हाइड्रोजन, रादर इट इज अटैकिंग ऑन कार्बन, सो आई विल से दिस इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये बेस कितनी फास्ट कार्बन पे अटैक कर सकता है, कितनी आसानी से अटैक कर सकता है, कितना रिएक्शन कितना फास्ट होगा, दैट विल डिसाइड द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? अब यहां पर ये अगर उल्टा भी जा रहा है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट डिसाइड कि वो न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छा या बुरा है। कौन डिसाइड करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी? कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? इट विल बी डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो rate with which B minus can attack on carbon atom to displace X is called will give nucleophilicity. Will give nucleophilicity. अब नाउ स्टूडेंट एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि देखो सर, बेस के पास भी लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर है, तो अगर इसके पास ज्यादा चार्ज होगा, बहुत स्ट्रांग चार्ज होगा, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा ये। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो और ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर पा रहा है, तो ये आसानी से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरह अगर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा है तो वो कार्बन को बहुत आसानी से दे देगा। तो अभी भी तो ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक जैसे ही टर्म है, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो चलिए अभी हम लोग लेट्स कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी पे थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। So students, now let's see which are the factors which will affect nucleophilicity. So take it down. Factors affecting nucleophilicity. Factors affecting nucleophilicity. Nucleophilicity को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? Factors affecting न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो जनरली हम लोग उसको Nu माइनस से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? Nu माइनस। माइनस चार्ज इसलिए देते हैं क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर नहीं भी होगा तो भी हम लोग आप Nu भी दिखा सकते हैं। Nu माइनस मतलब जनरली इट हैव अ नेगेटिव चार्ज। अब हमने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो, हर बार नेगेटिव चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब एक बात तो हमें यह पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा? इट विल अटैक ऑन X माइनस। ठीक है ना? अब समझने का ट्राई करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक अगर कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ये फैक्टर है ये कितनी आसानी से, कितना फास्ट कार्बन पे अटैक करेगा और X को डिस्प्लेस करेगा। ऑल दोज फैक्टर विल डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना? क्योंकि कोई एंटिटी न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करता है? जब वो किसी दूसरे एटम अदर देन हाइड्रोजन पे अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है ना? तो हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा है? इट इज अ काइनेटिक फैक्टर। हमने ये भी देखा कि कितना फास्ट अपने इलेक्ट्रॉन को इस पे दे सकता है, दैट विल डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनी एंटिटी। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डेफिनेटली मैं बोलूंगा द फर्स्ट फैक्टर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करेगा वो कौन होगा? द चार्ज ऑन न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल पे बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज है, बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे मान लिया एक डेल प्लस है और एक डेल माइनस है, तो ये डेल प्लस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर मेरे न्यूक्लियोफाइल के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, उसकी देने की टेंडेंसी उतनी फास्ट हो जाएगी, उतनी आसानी से वो दे पाएगा। सो द फर्स्ट फैक्टर दैट डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज चार्ज डेंसिटी
on nucleophile. Higher the charge, higher will be the nucleophilicity. Lower the charge, lower will be the nucleophilicity. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके पास उतना आसानी से और उतने अच्छे तरह से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पाएगा. सो फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज इट हैव और द चार्ज डेंसिटी ऑन द एटम. क्लियर है? तो पहला फैक्टर जो होगा वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा. क्लियर है? तो एक बात में यहां आप ध्यान में रख लो कि अगर मेरे पास अज्यूम करो HO माइनस है और मेरे पास H2O है और मुझे पूछा जाए कि बताओ दोनों में से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो कैन यू टेल मी विच वन विल बेटर न्यूक्लियोफाइल? आप समझ लो आपके पास एक CH3X है और आपने इसे H2O के साथ रिएक्ट कराया है और आपने इसे OH माइनस के साथ अटैक कराया है. तो कैन यू टेल मी कि किनके पास ज्यादा चार्ज होगा? H2O के पास ज्यादा चार्ज होगा या OH माइनस के पास ज्यादा चार्ज होगा? डेफिनेटली OH माइनस के पास ज्यादा चार्ज होने वाला है. तो जो चार्ज एंटिटी रहेगा, नेगेटिवली चार्ज एंटिटी रहेगा, वो उसके कॉन्जुगेट से हमेशा से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. कैन वी से दिस? ये कह सकते हैं. सिमिलरली RO माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ROH. कैन आई से दिस? HS माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2S. सो चार्ज्ड एंटिटी जो होगा वो अनचार्ज्ड एटम से कभी भी ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा. PHO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन PHO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन POH. तो जितना ज्यादा चार्ज उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है. क्लियर है? इज इट क्लियर? यहां तक कुछ प्रॉब्लम किसी को? यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं. चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करेगा. तो सबसे पहले हमने एक बात समझ लिया कि चार्ज्ड एंटिटी जो रहेगा दैट विल बी डेफिनेटली दैट विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अनचार्ज्ड एंटिटी. ठीक है? अब डेफिनेटली नेक्स्ट थिंग इज कि न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional or inversely proportional to electronegativity. अभी मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि चार्ज भी सेम हो दोनों में, है ना? चार्ज डेंसिटी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, चार्ज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. तो सबसे पहले मैं चार्ज डेंसिटी की नहीं, मैं चलो चार्ज की बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ चार्ज. सो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये लिख लेते हैं. चार्ज डेंसिटी के जगह अमाउंट ऑफ चार्ज. तो इसमें -1 यूनिट चार्ज है, यहां पर 0 यूनिट चार्ज है, तो -1 यूनिट वाला ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एंटिटी. नाउ सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इस बात को समझो. चलो मान लेते हैं हमारे पास F माइनस है, हमारे पास Cl माइनस है, हमारे पास Br माइनस है और हमारे पास I माइनस है. isn't it? ये हमारे पास कुछ एंटिटीज हैं. ठीक है? अब सभी पे चार्ज कितना है? सभी पे चार्ज है, सभी पे है -1 चार्ज. तो अमाउंट ऑफ चार्ज में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. दे हैव -1 यूनिट ऑफ चार्ज. सो कैन यू टेल मी न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करेगा? तो जब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो तो दो बातें आपको देखनी है. यहां पर ध्यान से समझो, दो बातें देखनी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दो बातें देखनी है. इफ न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑफ सेम पीरियड, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, you have CH3 minus, you have NH2 minus, you have OH minus and you have F minus. तो स्टूडेंट हमारे पास सभी एंटिटीज जो हैं उनके पास सबके पास एक लोन पेयर है और वो लोन पेयर आपको कैसा दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिख रहा है ना? अब सभी के पास अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम है, -1 यूनिट.
अब इन चारों में से अगर अज्यूम करो कि आपने किसी सबस्ट्रेट के साथ किसी एक ऐसे एंटिटीज के साथ रिएक्शन करा है, तो इन चारों में से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? सबके पास चार्ज सेम है ना, सेम कंडीशंस, बाकी सारे कंडीशन सेम रख रहे और बोल रहे इनमें से आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अब आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, देखो इसका आंसर ये है कि जिसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी आसानी से वो डेस्परेट होगा अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। क्लियर है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज काफी अनस्टेबल रहेगा वो उतनी आसानी से अपने नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे पे देगा, है ना। तो जब आप पीरियड पे बात करते हैं तो एक बात समझो स्टूडेंट, जब पीरियड पे बात करते हैं, सो इन पीरियड साइज ऑफ atoms are almost same, क्योंकि वो सेम पीरियड के हैं, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो उनके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डेफिनेटली एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता है, बट दैट डिक्रीज इज सो लेस। क्लियर है? सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the size of atom remain almost constant, it doesn't change to that extent, ठीक है ना। तो अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। अब वॉल्यूम अगर साइज सेम है, चार्ज सेम है, तो चार्ज डेंसिटी विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम। चार्ज डेंसिटी इज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। तो सभी के पास अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। तो अब ऐसे फैक्टर में जब उनके पास चार्ज डेंसिटी सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, तो अब सबके पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो कौन आसानी से दे पाएगा? आसानी से वो दे पाएगा जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके ना रख सके। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से किसी दूसरे को दे पाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये पार्ट रब करूं मैं, आप लिख सकते हैं इसको, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पहला बात क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट था कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है तो अपने न्यूट्रल काउंटर पार्ट से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, दैट इज फॉर श्योर। एक पहली बात हो गई। दूसरा कि अगर सब में अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सेम हो तो और सब में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो और वो एक पीरियड के हैं, तो उस केस में चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर चार्ज डेंसिटी सेम है तो वो एंटिटी अपने इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन होल्ड करके नहीं रख पा रहा। अब इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो है, so if they have same charge density, nucleophilicity will be decided by what? Will be decided by चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। अब स्टूडेंट चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, डू यू नो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, मोर इफेक्टिवली इट कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज ऑन इट, isn't it? Higher the electronegativity value, more effectively it can hold charge on it, है ना। So electronegativity is directly proportional to charge holding capacity. Electronegativity is directly proportional to charge or electron holding capacity. Electron holding capacity. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा और दूसरे को नहीं देगा। और अगर देगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, दूसरे को नहीं देगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है या बुरी है? जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे, फास्ट दे दे, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है।
जो नहीं दे पाए वो कैसा है, बुरा न्यूक्लियोफाइल। तो कैन आई से न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यही बात कर रहा था, यही हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर आप एक पीरियड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to electronegativity, is inversely proportional to electronegativity। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरियड में अगर एक ही पीरियड के डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हैं तो और एंड दे हैव सेम चार्ज, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन electronegativity। and how it depends, nucleophilicity is inversely proportional to electronegativity। लिख लीजिए इसको, pause the video and take it down। so done students, लिख लिया आपने। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि when nucleophile belongs to same period, different nucleophile having same charge but they belong to same period। okay, now third point, that is C point, is when nucleophiles belongs to same group, different nucleophile having same charge, C point is nucleophiles of same ग्रुप। तो अज्यूम कर लीजिए लाइक वी हैव F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, isn't it? This is there। अभी अगर ये है हमारे पास और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट वी नो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस जो है, I माइनस जो है अगर आप देखेंगे, सो एज यू मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, है ना, साइज इंक्रीजेस बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन अ सेल। एक नया शेल ऐड होता है तो साइज इंक्रीजेस बाय अ वेरी अप्रिशिएबल अमाउंट। एंड अगर साइज इंक्रीज होता है तो कैन आई से चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी होगा इज इक्वल टू charge divided by volume। so as you move down charge density decreases, है ना, as you move down charge density decreases। तो अब देखो, अब बात समझो, बहुत यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस और मैं इसे CX से अटैक करा रहा हूं टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, ये न्यू आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और X माइनस बाहर निकल रहा है। तो ऐसा लग सकता है कि सर देखो चार्ज डेंसिटी कम हो गई, चार्ज कम है, तो जितना कम चार्ज होगा उसका अटैक करने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। क्लियर है, लग सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर F माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl माइनस, कंपेयर टू Br माइनस, कंपेयर टू I माइनस। बट एक्चुअली यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो है दैट इज एग्जैक्टली रिवर्स। nucleophilicity order is I minus greater than, Br minus greater than, Cl minus greater than I minus, F minus। what? I minus greater than, Br minus greater than, Cl minus greater than F minus। अब ऐसा क्यों, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज देयर, कि व्हाई I माइनस हैव, दो इट हैव स्मॉलर चार्ज डेंसिटी, एक बहुत बड़े एटम पे एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, सेम -1 यूनिट जुड़ा हुआ है, बट ये आसानी से दे पा रहा है इस कार्बन एटम को एज कंपेयर टू फ्लोरीन, जहां पर नेगेटिव चार्ज है, छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, बट छोटे से एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको देना काफी डिफिकल्ट हो रहा है एज कंपेयर टू I माइनस। नाउ व्हाई दिस इज देयर,
इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। तो अभी स्टूडेंट यहां पर वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो मैं बता रहा हूं दिस विल बी डिसाइडेड बाय, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो है दैट विल बी डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। अभी मैं जब सॉल्वेंट पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे सॉल्वेंट के साथ ये ऑर्डर भी बदल जाता है, बट नॉर्मली इन गैसियस फेज, यू कैन से इन द गैसियस फेज और इन नॉन पोलर फेज, अगर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं है देन आई विल से Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। अब ये क्यों होता है इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। अब ये बात समझने का ट्राई कीजिए। अब I माइनस जो है, अब देखो जब ये डेल प्लस और डेल माइनस के सामने आता है, सो दिस कैन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज इट कैन पोलराइज इजिली बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन आर फार अवे फ्रॉम व्हाट, दे आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इनका पोलराइजेशन बहुत आसान हो जाएगा, और पोलराइजेशन अगर बहुत आसान हो जाएगा सो न्यूक्लियस जो ये I एंटिटी है वो काफी दूर से ही, बहुत दूर से ही आसानी से इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना पाएगा। बट फ्लोरीन एटम को क्या होगा, फ्लोरीन एटम हैव टू कम वेरी क्लोज टू ईच अदर इफ दे वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड। अब जब उसे बहुत क्लोज आना है तो आप ये समझो कि जब बहुत क्लोज आना है तो क्लोज आने के लिए इट विल टेक अ टाइम। एंड हमने देखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिकली डिसाइड फैक्टर। तो आयोडीन जो है वो काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, जबकि यही फ्लोरीन विल हैव अ ह्यूज डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड विथ कार्बन एटम। सो डाउन द ग्रुप आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। अब ये मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इस पे एक सॉल्वेंट का इफेक्ट होगा। अभी तक मैंने सॉल्वेंट नहीं पढ़ा है इसीलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं, बट ये रट्टा मत मारो। न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। अगर इफ दे बिलोंग टू सेम ग्रुप देन सॉल्वेंट का एक इफेक्ट होगा। हो सकता है कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिक्रीज, बट जनरली गैसियस फेज पे मैं बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक फैक्टर। एंड जो जितना आसानी से पोलराइज हो पाएगा वो उतनी आसानी से बॉन्ड बना पाएगा, और जितनी आसानी से वो बॉन्ड बना पाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा और वो उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इज इट क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ओके, सो स्टूडेंट तीन फैक्टर्स हमने देखा। सबसे पहला चार्ज फैक्टर, अमाउंट ऑफ चार्ज। एक चार्ज एंटिटी न्यूट्रल एंटिटी से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। दूसरा हमने देखा कि इफ न्यूक्लियोफाइल बिलोंग्स टू सेम पीरियड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ दे बिलोंग टू सेम पीरियड और मीडियम जो है आपका सॉल्वेंट नहीं, अभी हमने सॉल्वेंट कंसिडर नहीं किया है, तो जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Fourth factor over here is it is size of entity. Size of entity means what? If आप assume करो कि if you have same nucleophilic site, अब ये टर्म आता है what is nucleophilic site? न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब वो एटम, न्यूक्लियोफाइल का वो एटम विच इज अटैकिंग ऑन द कार्बन एटम और सम अदर एटम, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जिसपे लोन पेयर है, एंड विच इज अटैकिंग इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक साइट। सो न्यूक्लियोफिलिक साइट मीन्स व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक साइट मीन्स एटम हैविंग लोन पेयर एंड acting as nucleophile. Clear? So the atom having lone pair and acting as a nucleophile is called nucleophilic site.
तो अगर इफ दे हैव सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3O माइनस एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल CH3C CH3O माइनस। तो स्टूडेंट्स यहां पर न्यूक्लियोफिलिक साइट इज ऑक्सीजन, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक साइट इज ऑक्सीजन, बट यहां आप अगर देखो तो न्यूक्लियोफिलिक साइट से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इफ दे हैव सेम चार्ज, इफ दे हैव सेम चार्ज, इफ दे हैव सेम एटम, बट इफ देयर साइज वेरी, तो मैं बोलूंगा जैसे बल्कीनेस बढ़ता है, और मान लो यहां पर और एक CH3 है, तो इस केस में स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो साइज के साथ डिक्रीज करेगी। व्हाट आई एम सेइंग, इट विल डिक्रीज विद द साइज। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये बात याद रखिए। तो अब आज यहां हम लोग क्लास बंद करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। थैंक यू वेरी मच।